वेलकम टू एक्टिवेट योगा। स्वागत है आप सबका। तो दोस्तों हम शुरू कर रहे हैं पार्ट 9, जिसमें हम आज 81 टू 90 क्वेश्चंस करेंगे। इससे पहले अगर 2020 नवंबर के आपने पार्ट 8 तक वीडियो नहीं देखे तो वो देख लीजिएगा। उसमें हमने 80 क्वेश्चंस को अच्छे से एक्सप्लेन किया है, तो पहले वो देखिए, फिर पार्ट 9 आप देखेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले 81 नंबर प्रश्न, सूची 1 और सूची 2 दो दी गई है। इनको हमें सुमेलित करना है, माने मिलाना है कि कौन सा राइट आंसर है, कौन सा मेल किसी के साथ है। तो दोस्तों इसमें अगर हम देखेंगे तो सबसे पहले योग एक चिकित्सा पद्धति है, तो ये रेचक से नहीं हो सकती, ध्यान से नहीं हो सकती, तो भ्रामक अवधारणा हो सकती है। माने जो लोग ऐसा समझते हैं कि योग केवल एकमात्र चिकित्सा पद्धति है, ऐसा मात्र जो सोचते हैं, वो एक भ्रामक अवधारणा, माने ये गलत सोच है। केवल चिकित्सा पद्धति नहीं है, यह दुखों से छुटकारा पाने की एक पद्धति है ना, और स्वस्थ रहने की भी एक पद्धति है, जीवन के अन्य मूल्यों को पूरा करने के लिए भी एक पद्धति है। माने इसका ब्रॉड एरिया है। केवल ऐसा मानते हैं जो लोग योग एक चिकित्सा पद्धति है, इतना ही मानते हैं, ये भ्रामक अवधारणा है ना। तो ए का 3 होना चाहिए, तो ए का 3 केवल और केवल एक ही ऑप्शन में है। तो इतना सोचते ही अगर आप एग्जाम दे रहे हैं तो आप क्या करेंगे, इसको टिक करेंगे और आगे चले जाएंगे, क्योंकि और चीज तो नहीं हो सकती, हमने देख लिया इसमें से। तो कहने का मतलब दोस्तों ये है कि हमारा यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो है राइट जो है 4 होना चाहिए। एग्जाम में अगर आप बैठे हैं, एग्जाम में ऐसे प्रश्न को सोल्व करते हो तो इतना करते ही आप आगे चलिए, क्योंकि टाइम बचाना बहुत ज्यादा आवश्यक होता है। बट क्योंकि हमें यहाँ डीप एक्सप्लेन करना है इस प्रश्न को, तो थोड़ा टाइम लेंगे। तो अगर इसमें हम देखें, दूसरा जो है बी दिया हुआ है हमें, बी कहा है नियंत्रित निःश्वसन। निःश्वसन माने श्वास को निकालना। एक होता है प्रश्वसन, प्रश्वसन माने श्वास को अंदर लेना, एक होता है निःश्वसन माने श्वास को निकालना। तो दोस्तों यहाँ इन शब्दों को अच्छे से समझेंगे आप। कुछ शब्द होते हैं जिनमें अक्सर विद्यार्थी पजल होता है, श्वास प्रश्वास, है ना। श्वास माने श्वास को लेना, जिसको हम इनहेल कहते हैं, इनहेल, और एक होता है एक्सहेल माने श्वास को छोड़ना, है ना। एक फिर होता है प्रश्वसन, प्रश्वसन, और एक निःश्वसन, दो वर्ड आते हैं, निःश्वसन। तो जब प्रश्वास तक है वर्ड ये है तब तो है एक्सहेल। प्रश्वसन बन जाता है जब इसका अंदर, इसका मतलब होता है इनहेल, और निःश्वसन माने श्वास को निकालना, और एक होता है पूरक माने श्वास को लेना अंदर, और एक होता है रेचक। तो ये कुछ शब्द है दोस्तों, इसको अच्छे से आप डिफरेंट आपको इनमें पता होना चाहिए कि किसका क्या आता है। इनहेल माने श्वास माने प्रश्वसन माने पूरक, इन सभी का एक मतलब है। एक्सहेल माने प्रश्वास माने निःश्वसन माने रेचक, इन सभी का एक अर्थ है। तो दोस्तों इनमें आपको डिफरेंस जो है अच्छे से पता होना चाहिए, ताकि आप इन फ्यूचर गड़बड़ न हो। तो बी जो है नियंत्रित निःश्वसन माने कंट्रोल में आपको निःश्वसन माने श्वास को निकालना। ये कंट्रोल जो है निःश्वसन माने एक्सेलेशन ऐसा बोल दिया इन्होंने, बट कंट्रोल्ड हो या कैसा भी अनकंट्रोल्ड हो, जब आप श्वास को बाहर छोड़ते तो उसको क्या कहते हैं आप, रेचक बोलते हैं। माने श्वास को बाहर निकालना, है ना, छोड़ना। संस्कृत में रेचक वर्ड का अर्थ ही होता है छोड़ना, तो श्वास को बाहर निकालना। बी का 1 होना चाहिए, हाँ बी भी 1 है। आगे अगर हम देखें, मन की वृत्तियों का नियंत्रण जो है वो क्या कहलाता है। मन की वृत्तियों का नियंत्रण अगर हम बात करें तो मन की वृत्तियों को नियंत्रण करना क्या कहलाता है। मनोकायिक तो नहीं हो सकता, ध्यान हो सकता है। माने ध्यान से क्या होता है, ध्यान या तद्वृत्तयः, है ना। तो ध्यान से क्या होता है कि वृत्तियों को जो है नियंत्रण हो जाता है। कौन सी, क्लेश आदि जो वृत्तियां होती है उन पर नियंत्रण आ जाता है। देशबंध चित्तस्य धारणा माने चित्त को किसी एक देश माने एक स्थान विशेष में बांध देना, है ना, वो भी ध्यान कहलाता है। माने चित्त की जो अन्य बहुत सारी वृत्तियां होती है उनको हम शांत करते हैं, नियंत्रित करते हैं, कंट्रोल करते हैं, तो वो ध्यान के स्टेट में जाकर के होता है। हाँ, इससे मिलता जुलता है ना। तो आगे अगर हम देखें, यौगिक अभ्यासों का स्वरूप माने यौगिक जो प्रैक्टिसेस होती हैं वो कैसी होती है, वो जो होती है साइकोसोमेटिक होती है। साइकोसोमेटिक, मनोकायिक को इंग्लिश में बोलेंगे साइकोसोमेटिक। सोमेटिक माने बॉडी से रिलेटेड, और साइको माने मन से रिलेटेड, माने मन और शरीर दोनों पर आप इफेक्ट डालने वाले होते हैं। यौगिक अभ्यास जितनी भी प्रैक्टिसेस होती है उनमें आपको मन पर भी प्रैक्टिस अभ्यास होता है और शरीर पर भी इफेक्ट डालती है, माने दोनों के दोनों को कंट्रोल करती है। तो डी का आपका 4 होना चाहिए। तो यहां पर अगर आप देखेंगे फोर्थ ऑप्शन जो हमने शुरुआत में चुन लिया था केवल A3 के आधार पर, बाकी के जो हमारे रिमेनिंग जो ये चीजें हैं, ऑप्शंस हैं, इनको भी सेटिस्फाई कर रहे हैं। ए का 3 बिल्कुल है, बी का 1 है, बिल्कुल ठीक है। सी की बात करें तो सी का यहाँ पर 2 है, तो यहाँ पर भी हमारा 2 आंसर आया है। और डी की बात करें तो डी का 4 आया है, बिल्कुल ये सेटिस्फाई कर रहा है उत्तर को। इसका मतलब जो हमने चूज किया था ऑप्शन वो बिल्कुल राइट था।
अब इस प्रश्न की दोस्तों ऑप्शन आईडी आप जरूर देख लेंगे ताकि आप अपने पीडीएफ में इस प्रश्न को मिला सके। ऑप्शन आईडी है 5362284057, ये ऑप्शन आईडी है इसकी, क्वेश्चन आईडी। और इसकी ऑप्शन आईडी अगर बात करें तो ऑप्शन जो होगा इसका राइट आंसर 4 हो जाएगा, जो कि बच्चे ने भी यहाँ पर सही उत्तर चूज किया है। तो अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स किसकी अपवृद्धि है? 82 नंबर प्रश्न है, माने वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स होता है वह कहां से रिलेटेड है? तो यहाँ पर सारी चीजें दी गई है, तो इनका एक बार चार्ट बनाइए। तो सबसे पहले दोस्तों डाइजेस्टिव सिस्टम की अगर हम बात करते हैं, सबसे पहले माउथ होता है, माउथ से आगे कौन होता है? ईसोफेगस होता है, ईसोफेगस जिसको आप आहार नाल कहते हैं। उससे आगे पेट जुड़ा होता है आपका इस प्रकार से जे शेप में, इस प्रकार से स्टमक जुड़ा होता है। थोड़ा तस्वीर दोस्तों हो सकता है थोड़ा स्पेस है तो खराब बने ना, समझ लेंगे इसको। ये होता है स्टमक, जहां पर आपका फूड जो होता है सबसे पहले जाकर के स्टोर होता है कुछ टाइम तक के लिए। यहां से फिर छोटी आंत निकलती है, बहुत आगे तक जाती है इस प्रकार से छोटी आंत। तो इस छोटी आंत जो है ये 3 भागों में बंटी होती है। सबसे पहला जो होता है इसका ड्यूडेनम पार्ट होता है, ड्यूडेनम, ये होता है ड्यूडेनम, जिसमें एम्पुला वेटर होता है, जहां पर पेनक्रियाज होता है अपना जूस डालती है। ये मैंने आपको अच्छे से रटवाई हुई है चीजें, जो लाइव क्लास के बच्चे उनको सभी को आती है ड्यूडेनम। और जो नेक्स्ट पार्ट है फिर क्या होता है? जेजुनम होता है, जेजुनम, जेजुनम होता है। और आगे लास्ट पार्ट होता है इलियम होता है। तो छोटी आंत के 3 पार्ट होते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन की अगर बात करें तो क्या कितने पार्ट है? 3 पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन के, ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद में अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट, तो उसके बाद में बड़ी आंत शुरू हो जाती है लगभग यहां से, है ना, यहां से आपकी बड़ी आंत शुरू हो जाती है। ऐसे वो मोटी होती है काफी, है ना, और यहां से होती हुई ऊपर जाती है इस प्रकार से, और इधर से आती है इस साइड से, और यहां पर होकर के इस प्रकार से मल द्वार से नीचे निकाल देते हैं इस प्रकार से। ये एनएस पार्ट हुए। तो यहां पर अगर बात करें तो ये इलियम पार्ट है, छोटी आंत का इलियम पार्ट, यहां इसको हाईलाइट कर देता हूं मैं, इलियम, ये ध्यान रखेंगे, स्पेलिंग थोड़ी ध्यान रख लेंगे, इलियम, है ना, इलियम। और इसके आगे जो बड़ी आंत का जो फर्स्ट पार्ट होता है, जो ये मोटा सा पार्ट जो दिखाई दे रहा है यहाँ पर, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं सीकम, सीकम बोलते हैं। तो ये माने बड़ी आंत को वैसे तो बोलते हैं कोलन पूरी आंत को, है ना, बट इसका जो फर्स्ट पार्ट होता है वो मोटा सा पार्ट होता है। उसमें क्या होता है? इलियम जो होते हैं अपने एक जैसे छोटा नाला बड़े नाले के अंदर जैसे अपना पानी डाल देता है, वैसे ही यहाँ पर है कि एक सीकम जो होता है काफी बड़ा पार्ट है, मोटा पार्ट है, और जो इलियम है वो छोटा पतला होता है, तो इसमें अपना पार्ट डाल देता है। यहीं से जस्ट पास में एक छोटी सी ग्रंथि निकली होती है, ये जो इस प्रकार ये ग्रंथि देख रहे होंगे आप, दिखा रहा हूं मैं, तो ऐसे निकली होती है छोटा सा एक ग्लैंड टाइप में, एक जो ऑर्गन होता है बढ़ा हुआ रूप होता है, वो किसका होता है? सीकम का बढ़ा हुआ रूप होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? अपेंडिक्स बोलते हैं। फुल नेम इसको बोल देते हैं वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, अपेंडिक्स बोलते हैं। कभी कई बार आपने सुना हो कि अपेंडिक्स का दर्द हुआ है, अपेंडिक्स का ऑपरेशन हुआ है, ऐसा सुनते हैं। तो माने अपेंडिक्स जो होता है वो उस कोई काम का ऑर्गन नहीं है, उसमें जो गंदगी हम खाते हैं, गलत भोजन जो करते हैं, वो अवशेष जो होता है उसका वहां इकट्ठा होता रहता है, और उसमें वृद्धि होती रहती है, वो बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है। जब वो अधिक बढ़ जाता है तब हमारे शरीर में दर्द होने लगता है। हमारा जो राइट साइड, राइट हैंड की साइड में है नीचे, अगर नेवल के पास बात करें तो वहां पर पेन होने लगता है, तो फिर उसको काट करके डॉक्टर निकाल लेते हैं अपेंडिक्स को, माने उसको बोलते हैं अपेंडिक्स का ऑपरेशन। तो यहां से दोस्तों ये समझ में आया, तो वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। अब हमसे राइट आंसर क्या पूछा इन्होंने? आंसर पूछा है कि वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स किसकी अपवृद्धि है, माने वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स जो होता है किसका बढ़ा हुआ रूप है ना, कौन सी चीज, कौन सा ऑर्गन जो है बढ़ जाता है जिसके कारण वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स होता है। तो किससे जुड़ा हुआ है? सीकम से जुड़ा हुआ है यहाँ पर। तो जेजुनम से तो नहीं हो सकता, क्योंकि जेजुनम तो काफी ऊपर है, जेजुनम से नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, क्या क्या नहीं हो सकता? इलियम, इलियोसिकल वोल्व होता है उसके पास में होता है, बट ये है किसकी? सीकम की रचना है। माने राइट आंसर जो होना चाहिए हमारा सीकम से जुड़ा हुआ है ये, है ना। तो सीकम का ये एक हिस्सा है। सीकम जो होता है बड़ी आंत का सबसे पहला पार्ट। अगर हम इसमें देखें कि इसके नाम जो है क्या क्या है, ये जो ग्रीन पार्ट मैं दोस्तों दिखा रहा हूं, इसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? इसको हम कहते हैं असेंडिंग कोलन, माने बढ़ते हुए रूप में, ऊपर जाते हुए रूप में, है ना। ये जो है इस प्रकार से आप देखेंगे यहां से जो आंत जा रही है ये, इसको हम बोलते हैं ट्रांसवर्स कोलन। ट्रांसवर्स माने जो समानांतर होती है, ट्रांसवर्स कोलन, ठीक है। तो इस प्रकार से हुआ। और एक जो ये पार्ट इसका नीचे की तरफ आ रहा है दोस्तों, ये आंत जो है अब नीचे की तरफ आ रही है, इसको हम क्या बोलते हैं? इसका नाम होता है डिसेंडिंग कोलन। डी लिख देता हूं और कोलन लिख देता हूं, डिसेंडिंग कोलन माने नीचे आती हुई कोलन। और जो लास्ट में बचता है फिर वो उसका नाम रेक्टम होता है। रेक्टम के पास में फिर क्या होता है? एनएस होता है, एनल कैनल या फिर एनएस बोल देते हैं उसको। एनएस लास्ट पार्ट है, एनल कैनल माने एनएस तक जो नाल आ रही है उसको हम एनल कैनल बोलते हैं, गुदिया नली का। तो ये इसके ऑर्गन्स के नाम है दोस्तों। ये क्रमानुसार भी पूछ लिया जाता है एग्जाम में, तो उस हिसाब से भी आप इसको पढ़ लेंगे अच्छे से।
ठीक है, तो ये आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर है सी कम होगा हमारा। ये राइट आंसर आपको ध्यान में रखना है। बच्चे ने जो आंसर टिक किया है वो गलत चूज किया, उधर ध्यान नहीं देंगे। और इसका जो राइट ऑप्शन आईडी जो होगी हमारी, ऑप्शन आईडी 4 जो है बिल्कुल राइट होगा। इसको आप एग्जाम जो आपके पास पीडीएफ आई है रिस्पॉन्स की उसमें मिला, तो इसका ऑप्शन जो है 4 होना चाहिए राइट। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं, 83 नंबर प्रश्न। यहां पर दोस्तों ये जो प्रश्न है इसे हम इस प्रकार से करेंगे ऐसे, क्योंकि यह प्रश्न यूजीसी की तरफ से ही ड्रॉप कर दिया गया है। यूजीसी ने इसे गलत साबित किया है, गलत कह दिया है, तो ये ध्यान रखेंगे दोस्तों। तो इस प्रश्न की क्वेश्चन आईडी है वो आप देख लेंगे, तो इस प्रश्न को आप काउंट कर लेंगे और इसके प्रश्न के नंबर जो है सभी को मिलेंगे, ये बात ध्यान रखना है। इस प्रश्न के अंक सभी को मिलने वाले हैं दोस्तों। ये 56 जो है 5362284056, ये जो आईडी है इस प्रश्न के उत्तर सभी को मिलेंगे। इस प्रश्न का कोई राइट आंसर नहीं है, क्योंकि यह अपने आप में गलत ऑप्शन इसके दिए गए थे, गलत मिलान हो गई, इस कारण से इस प्रश्न का कोई उत्तर उचित नहीं है। तो इस प्रश्न को फिर से आप रिकैप करेंगे, पीछे रिवाइंड करके देख सकते हैं। तो आगे देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 84। तो दोस्तों यहाँ पर 2 कथन दिए गए हैं, ए एंड आर असर्शन रीजनिंग का ये प्रश्न है। ए एंड आर, तो सबसे पहले कहा गया है कि तप देवत्व की प्राप्ति का एक मार्ग है। क्वेश्चन हमारा क्या है, राइट है या सही है या गलत है, हमें नहीं पता। तप अशुद्धियों को दूर कर शरीर, मन व एवं इंद्रियों को पूर्णता प्रदान करता है ताकि चेतना को देवत्व प्राप्त कर सके। माने दोस्तों निचोड़ ये है कि देवत्व तो मिलेगा ही मिलेगा। तो यहां पर अगर हम ऑप्शन में ध्यान दें तो आपको दिख रहा है कि दोनों के दोनों ऑप्शन एक टाइम पर गलत नहीं हो सकते, या तो एक गलत होगा या दोनों सही होंगे। यही है इसमें अगर आप देख रहे हैं तो माने ये तो गारंटी है कि ये देवत्व है तो दोनों सही हो सकते हैं, क्योंकि एक गलत होगा तो देवत्व की प्राप्ति नहीं होगी, क्योंकि इसमें भी देवत्व की प्राप्ति बताई है और इधर भी फाइनली कहा है कि देवत्व की प्राप्ति होगी। तो देवत्व की प्राप्ति होगी, माने ये बात तो हमें मान के चलनी पड़ेगी कि देवत्व की प्राप्ति होना सही कहा जा रहा है यहाँ पर। हालांकि किसी ग्रंथ में आप नहीं देखेंगे कि तप से देवत्व की प्राप्ति होती है या नहीं होती, क्योंकि अगर आप देखते हैं महर्षि पतंजलि का योग सूत्र तो वहां पर आप देखें तो स्वाध्याय इष्ट देवता संप्रयोग है कि स्वाध्याय से इष्ट देवता जो होते हैं, जो भी आप इष्ट देवता की प्राप्ति करना चाह रहे हैं कि प्राप्ति हो जाती है स्वाध्याय से, तप से नहीं बताया। तप से वहां क्या बताया है, तप के लिए बताया गया काय इंद्रिय सिद्धि शुद्धि क्षया तपसह, कि तप जो होता है अशुद्धियों को दूर करते, शरीर माने काय इंद्रिय शुद्धि करता है जिससे इनकी पूर्णता प्राप्त हो जाती है। माने इनमें जो विकार होता है बाहर की तरफ भागती हैं इंद्रियां, वो विकार दूर हो जाते हैं तप के माध्यम से, और फाइनली जो है देवत्व की प्राप्ति हो जाती है। माने तप से देवत्व की प्राप्ति होती है, माने एक मार्ग है, क्योंकि तप जो होता है अशुद्धियों को दूर करके शरीर मन और इंद्रियों को पूर्णता प्रदान करता है ताकि चेतना देवत्व को प्राप्त हो सके। माने देवत्व की प्राप्ति तो होना ही होना है, ए जो है हमारा राइट ही होगा, और रीजन जो दिया है वो भी हमें राइट प्रतीत हो रहा है। अगर हम महर्षि पतंजलि का देखें तप के लाभ, तो यहाँ पर वो जो सूत्र है दूसरे अध्याय का 43 जो मैंने बताया, काय इंद्रिय सिद्धि शुद्धि क्षय तपसह, माने काय माने शरीर और इंद्रिय माने मन आदि 5 ज्ञान इंद्रियां कर्म इंद्रियां जो होती है उनकी सिद्धि हो जाती है, और शुद्धि जो अशुद्धि होती है उनका नाश हो जाता है, शुद्ध होकर के जो है उनमें पूर्णता आ जाती है, तो देवत्व मिल जाता है। माने दूसरे अध्याय के 43 नंबर सूत्र में कहा गया और स्वाध्याय से देवता का मिलन होता है, यह 44 में कहा है। हालांकि स्वाध्याय से देवता मिल रहा है दोस्तों, बट यहाँ पर ध्यान रखना क्वेश्चन की डिमांड क्या है, यहाँ पर हमसे क्या पूछा जा रहा है, डिमांड जो है उसके अनुसार हमारा ऑप्शन होता है। यही ऑब्जेक्टिव स्टडी की अप्रोच है दोस्तों, है ना। तो इस पर हमें ध्यान देने की जरूरत है। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो ए भी सही है, आर भी सही है, माने हमारा ऑप्शन क्या क्या नहीं हो सकता जहां पर एक गलत है, क्योंकि गलत तो दोनों नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, दोनों ही नहीं हो सकते, तो माने दोनों सही है। तो क्या व्याख्या भी सही है, हाँ बिल्कुल व्याख्या भी सही है, क्योंकि रीजन भी जो है हमें देखने को मिलता है योग सूत्र में कि हाँ ये क्योंकि इनकी पूर्णता देती है इसलिए इससे देवत्व की प्राप्ति होती है। तो आंसर जो हम सिलेक्ट करेंगे वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, जिसमें ए और आर दोनों सही है, और आर ए की व्याख्या भी बिल्कुल सही बताई गई है, क्योंकि हमें असर्शन जो है हमारे तर्क दिया गया वो भी ठीक लग रहा है, और जो उसका कारण बताया गया वो कारण भी इसको संतुष्ट करता है, और ये भी हमें ठीक लग रहा है। तो माने हमारा जो प्रश्न है 84 नंबर, उसका जो ऑप्शन है वो हमारा ऑप्शन नंबर 1 सेट हो जाएगा। इधर हम ऑप्शन आईडी भी देख लेंगे दोस्तों नीचे,
536228158845 ये जो ऑप्शन आईडी है वो बिल्कुल राइट होगी। आप पीडीएफ में अपना सर्च कर सकते हैं और अपना प्रश्न ठीक कर सकते हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न संख्या 85। 85 प्रश्न जो है दोस्तों एनाटॉमी का एक प्रश्न है। मैं बार बार कहता हूं कि एनाटॉमी का जब भी आपके सामने प्रश्न आए तो आपको हमेशा ही ध्यान रखना है कि आप उसे इंग्लिश में करने की कोशिश करें, क्योंकि अंग्रेजी भाषा में किया हुआ प्रश्न ज्यादा सही सटीक उत्तर दे सकता है आपको एनाटॉमी में स्पेशली और साइकोलॉजी वगैरह में। तो यहां पर देखें तो इस प्रश्न का जो इंग्लिश अनुवाद अगर हम करें, डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ न्यूरॉन्स ऑफ रेस्पिरेटरी सेंटर आर लोकेटेड इन, कि जो रेस्पिरेटरी सेंटर होते हैं इसके न्यूरॉन्स होते हैं वो कहां कहां पर हो सकते हैं। तो आपको मैंने बताया दोस्तों रेस्पिरेटरी सेंटर जो होते हैं इसके जो न्यूरॉन्स मेनली जो होते हैं मेडुला ऑब्लोंगेंटा में होते हैं। यहाँ से हार्ट और जो रेस्पिरेटरी जो सेंटर होते हैं वहां के न्यूरॉन्स जो होते हैं यहाँ पर होते हैं मेडुला ऑब्लोंगेंटा। इसके अलावा इन सेंटर्स को इसके अलावा इन सेंटर को कंट्रोल करने वाला जो होता है वो पोन्स वेरोलाई होता है। माने यहाँ पर भी कुछ न्यूरॉन्स पाए जाते हैं। तो जो मेडुला ऑब्लोंगेंटा के अंदर जो रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, जो सेंटर्स होते हैं न्यूरॉन्स होते हैं उनको कंट्रोल करता है। माने ए एंड बी जो है हमारा राइट आंसर होना चाहिए। यहाँ पर ए एंड बी जो है ऑप्शन नंबर 1 वो है हमारा राइट आंसर। तो इसमें जो हमारा ऑप्शन आईडी है, क्वेश्चन आईडी है, उसे हम जरूर देख लेंगे। जो हमारी क्वेश्चन आईडी है 5362284042 ये क्वेश्चन आईडी है। और जो ऑप्शन आईडी है वो हमारी फर्स्ट जो है वह ठीक हो जाएगी 536228155749 ये राइट आंसर हो जाएगा। बच्चे का आंसर यहाँ पर रॉन्ग है तो इधर आप ध्यान नहीं देंगे। नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न 86 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित मेवों में उपस्थित वसा की प्रतिशत मात्रा के अनुसार उनके घटते क्रम में व्यवस्थित करें। माने फैट सबसे कम किसमें होती है ऐसा हमें बताना है। फाइनली सबसे पहले हमें वो बताना है जिसमें सबसे ज्यादा हो और हमें घटते क्रम में बताना है ना, ये ध्यान रखना है। माने फैट जिसमें कम हो वो उसको सबसे लास्ट में रखना है। सबसे ज्यादा किसमें होती है अगर आपको पता हो तो अखरोट जो होते हैं, अखरोट आपने खाए होंगे तो उसमें ऑयल होता है काफी। आप देखेंगे अखरोट जब भी खाएंगे अगर आपने 2-4 अखरोट खा ली तो आपके हाथ चिकने हो जाते हैं, माने ऑयल उनमें ज्यादा होता है। माने एक तरह से वसा की मात्रा सबसे ज्यादा होती है अखरोट में। और बादाम को अगर आप देखें तो आप बादाम को सूखे भी खाते हैं और हम भिगो करके भी खाते हैं। माने फैट होता जरूर है उनमें परंतु उनमें होता है जो अखरोट के मुकाबले कम होता है। माने सबसे अगर कम की बात की जाए यहाँ पर तो बादाम जो होता है उनमें फैट सबसे कम होता है। मूंगफली की बात करें तो मूंगफली में भी काफी होता है। मूंगफली में तो अगर आप ये देखें कि कभी अगर आपने किसान परिवार से अगर आप संबंधित है और मूंगफली वगैरह की खेती की है तो जब किसान खेती निकालते हैं तो उसके जो कपड़े होते हैं वही चिकनाई से ही भर जाते हैं, केवल मूंगफली निकालते निकालते जो फसल निकाल रहे हैं उसकी, है ना। जैसे गेहूं के पौधों से गेहूं अलग करते हैं तो इसी प्रकार से जो मूंगफली होती है उस जो जड़ों में लगती है, पौधे की असल में ऊपर नहीं लगती, जड़ भाग में जो होती है मूंगफली लगती है। तो वहां से जब निकालते हैं तो उसी टाइम चिकनाई आ जाती है ना। माने मूंगफली में भी तेल ज्यादा है बादाम के मुकाबले। और बादाम जो होता है बादाम में सबसे कम फैट होता है। तो अखरोट सबसे पहले हो, अखरोट का अगर मैं ऑप्शन देखूं तो कहां पर है सी, है ना। और जो बादाम है वो मेरा सबसे लास्ट में, सी सबसे पहले और ए सबसे लास्ट में, बीच में चाहे कुछ भी हो हमें चलेगा, है ना, क्योंकि हमें इतना एक्यूरेसी नहीं पता है। तो सबसे कम जो होती है बादाम में है, सबसे ज्यादा अखरोट में। इनकी बात की जाए तो यहां पर, तो यहां से मुझे जो आंसर मिल रहा है यहां से निकल के आ रहा है सबसे पहले सी और फिर लास्ट में ए जो है ऑप्शन नंबर मेरा 4 है वही राइट है। तो इसका मतलब जो ऑप्शन नंबर 4 है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा, सी डी बी ए। सी डी, डी माने क्या है काजू, दूसरे नंबर पर काजू आएगा हमारा और फिर जो है उसके बाद में हमारा मूंगफली होगा, है ना। तो ये हमारा हो जाएगा सी डी बी ए। इस प्रकार के प्रश्न जो टिपिकल होते हैं डाइट एंड न्यूट्रिशन के, काफी सारे प्रतिशत मात्रा पूछी जाती है, उनमें से बस कुछ को याद रखिए आप कॉमन सेंस रिलेटेड, तभी आप सोल्व कर पाते हैं, अदरवाइज इनका कोई पर्टिकुलर आप नहीं देख सकते, है ना। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 87 नंबर। इसमें खाद्य पदार्थ दिए गए हैं और बहु असंतृप्त वसीय अम्ल का प्रतिशत अधिक किसमें है ये पूछा गया है। माने आपसे प्रश्न जो पूछा गया ये पूछा गया कि दो प्रकार की वसा होती है, फैट जो होते हैं दो प्रकार से होते हैं। एक आपने सुना होगा सैचुरेटेड फैट और एक अनसैचुरेटेड। ये दो वर्ड आप एडवर्टीजमेंट में भी देखते हैं, बहुत सी बार एडवर्टीजमेंट के रूप में भी दिखाई जाती है ये। तो सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड, सैचुरेटेड फैट और अनसैचुरेटेड फैट में मेजर डिफरेंस क्या है आप कैसे याद रखेंगे। तो मोटे तौर पर दोस्तों, मैं मोटे तौर पर बता रहा हूं, इसको आप गांठ नहीं बांधेंगे कहीं हर बार आप ऐसा ही सोचें। सैचुरेटेड फैट वो फैट है जो नॉर्मल टेम्परेचर, जो रूम टेम्परेचर है हमारा, उस पर
25 डिग्री का रूम टेम्परेचर हम मानते हैं, माने 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास हमारा रूम टेम्परेचर होता है। इस टेम्परेचर पर जो हमें सैचुरेटेड सॉलिड स्टेट में हमें जो फैट मिलेंगे, है ना, वो सारे सारे हमारे सैचुरेटेड फैट होते हैं। अनसैचुरेटेड जो रूम टेम्परेचर माने लगभग 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास अनसॉलिड मिलेंगे, माने लिक्विड स्टेट में मिलेंगे, है ना, लिक्विड मिलेंगे, वो सारे सारे अनसैचुरेटेड है। अनसैचुरेटेड को हिंदी में बोलते हैं असंतृप्त, और सैचुरेटेड को बोलते हैं संतृप्त। तो ये ध्यान रखें, संतृप्त जो है वसा। तो यहां पर ये दोनों चीजों को आपको अच्छे से समझ लेना है, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड के बीच का डिफरेंस, मेन पॉइंट दोस्तों ये अच्छे से समझना जरूरी है। तो सैचुरेटेड माने जो सॉलिड है ना, तो सॉलिड है तो हमसे क्या पूछा है कि बहु असंतृप्त वसीय अम्ल का प्रतिशत अधिक पूछा है। तो माने हमसे क्या पूछा, लिक्विड वाला पार्ट पूछा है। अब ये ध्यान देंगे, अनसैचुरेटेड हमसे पूछा है ना, लिक्विड पार्ट पूछा। तो लिक्विड कौन कौन से, तेल जितने भी होते हैं लिक्विड पाए जाते हैं। सरसों का तेल आपको हमेशा ही, चाहे रूम टेम्परेचर पर हो चाहे आप उसको फ्रिज में रख दें तो भी आपको लिक्विड ही मिलेगा। मछली का तेल होता है वो भी आपको लिक्विड मिलेगा। अब यहां पर ये ध्यान रखना है, घी जो होता है वो लिक्विड ही होता है, ठोस भी होता है। मैंने बताया रूम टेम्परेचर की बात की। अगर आप देखते हैं कि घी जो होता है रूम टेम्परेचर अगर हम देखें 25 डिग्री के आसपास, तो घी जो होता है जमने लग जाता है, मतलब हमारा घी जो है, तो मतलब ये जो होता है हमारा सैचुरेटेड फैट में आएगा घी, है ना। घी कोई भी हो, अगर डालडा की बात करें तो डालडा तो हमेशा ही जमा रहता है ना, बहुत ज्यादा ठोस होता है वो तो मक्खन भी हो जाता है नॉर्मल स्टेट में जो होता है। हमें जरूरी नहीं कि 25 डिग्री ही बात हो, मतलब नॉर्मल ये ध्यान रखना दोस्तों। कई बार होता है कि गाय का घी की अगर बात करें तो सर कहते हैं 25 डिग्री पर भी नहीं जमता, वो तो हमेशा ही पिघला हुआ रहता है, सर्दियों में भी पिघला हुआ मिल जाता है। तो बात है जो समझने ही करनी है कि मक्खन और घी जो ऐसे पदार्थ है नॉर्मली जो हमें जमे हुए मिल सकते हैं, ये है ना, नॉर्मल टेम्परेचर पर। बट ये जो तेल की बात करें तो ये हमें हमेशा ही लिक्विड स्टेट में मिलते हैं, माने अनसॉलिड स्टेट में मिलते हैं, माने अनसैचुरेटेड फैट का उदाहरण है। तो इसका जो राइट आंसर होना चाहिए हमारा, क्या होना चाहिए, अब ऑप्शन हमारे पास आगे ए, बी और ई, है ना। तो ए बी ई जहां पर भी है वो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। ए बी ई जो है केवल और केवल हमारे ऑप्शन नंबर 4 में है, तो हमारा ऑप्शन नंबर 4 जो है बिल्कुल 101% राइट हो जाएगा। तो यहां पर मेजर जो चीज है वो ध्यान रखनी है, फैट दो प्रकार से, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड फैट वो है जो नॉर्मली 99% उनकी एक डेफिनेशन हम दे सकते हैं। इसकी डेफिनेशंस वैसे हम जो बॉन्ड्स होते हैं केमिस्ट्री में अगर आप पढ़ते हैं तो उन बॉन्ड्स के सहारे दी जाती है डेफिनेशन इसकी, राइट। बट 99% हम डेफिनेशन एक डिसाइड कर सकते हैं, सैचुरेटेड फैट वही है जो सॉलिड स्टेट में पाए जाएंगे, और अनसैचुरेटेड फैट वो है जो कि लिक्विड स्टेट में मिलेंगे। बट हमेशा ऐसा नहीं होता है, ये आप ध्यान रखेंगे, हमेशा ऐसा नहीं होता, कुछ अपवाद भी होते हैं। बट ऑयल जितने भी हैं वो सारे के सारे इसी रूप में पाए जाते हैं। तो ए बी ई जो है हमारा आंसर जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा, ये ध्यान रखेंगे। अब इसमें हम ऑप्शन आईडी देख लेंगे, इसकी क्वेश्चन आईडी भी देख लेंगे। तो 4 नंबर है हमारा जो प्रश्न है, इसकी प्रश्न संख्या जो है ये है, इस आईडी को देख लेंगे, 043 लास्ट में है, इसको सर्च कर लेंगे। और उसकी जो ऑप्शन आईडी है, ऑप्शन नंबर 4 वाली जो आईडी है वो बिल्कुल सही है, और बच्चे का जो आंसर है वो अभी बिल्कुल राइट है, यहाँ भी ध्यान देंगे। तो नेक्स्ट प्रश्न पर हम चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है भगवत गीता से। भगवत गीता के अनुसार क्रम बताना है 88 नंबर प्रश्न में। सभी आपको अध्याय दिए गए हैं कुछ, उन अध्यायों को क्रमानुसार रखना है कि सबसे पहले कौन सा आएगा, सबसे अंत में कौन सा आएगा। तो सबसे अंत में जो आपको पता होगा 18वें अध्याय का नाम आप बिना ऑप्शन देखे भी बता सकते हैं, मोक्ष संन्यास योग है। माने मोक्ष जो होता है सबसे लास्ट में ही मिलता है ना। कितना नंबर है, 18वां अध्याय है ना, ये ध्यान रखेंगे। उसके ऊपर अग्नि में सबसे पहले हम बात करें तो कौन सा होना चाहिए, गुण त्रय विभाग योग, ये जो है सबसे पहले है, गुण त्रय विभाग योग। तो गुणत्रय विभाग योग कौन सा अध्याय है आपका, 14वां जो अध्याय है वो गुणत्रय विभाग योग है। 15वां अध्याय की अगर हम बात करें तो वो है पुरुषोत्तम योग। आप गीता के तो अच्छे सभी विद्यार्थी जितने भी योग के सभी पता ही होते हैं गीता को, तो वो तो पढ़ ही सकते हैं ना। पुरुषोत्तम योग हो गया 15वां। और 16वां अगर प्रश्न की बात की जाए, 16वें अध्याय की बात की जाए तो देवासुर संग्राम, है ना, जिसमें देव और असुरों के जो गुण बताए गए हैं, देवासुर संग्राम संपदा जो है विभाग योग, देवासुर संपदा विभाग योग, देव और असुरों की संपदा बताई गई वो है संपदा विभाग योग। 17वें अध्याय की अगर हम बात करें तो श्रद्धा त्रय विभाग योग। यहाँ पर बच्चा अक्सर कंफ्यूज होता है 14 और 15 में। 14वां जो है गुणों पर बताया गया, 17 स्तंभ 3 गुणों के ऊपर बताया गया। 17वें अध्याय में श्रद्धा बताएगी कि 3 प्रकार की श्रद्धा होती है, तीनों गुणों के कारण ही, पहले गुण है फिर श्रद्धा, ये ध्यान रखना। 14 के बाद में 3, 14 3 गुण होते हैं, 3 जोड़ दीजिए 14 में। 17वां श्रद्धा त्रय विभाग योग, ये ध्यान, श्रद्धा त्रय विभाग ये इनका क्रम है। तो अब इसमें अब देख लेंगे हम, ये सभी का क्रम है। अब इसमें एक
जो इनको क्रमानुसार रखना है वो ध्यान रखना है कैसे रखना है। तो सबसे पहले गुणत्रय विभाग योग कहां पर है, गुणत्रय विभाग योग सी है, तो इसके आगे सी लिखिए आप। ये लिखने का स्टाइल है, ऑप्शन तरीका है इनको करने का दोस्तों, इस तरीके से करेंगे तभी आप प्रश्न ठीक कर पाएंगे। अदरवाइज बहुत बार ऐसा देखा है विद्यार्थियों को, उनको अच्छे से आते होते ये प्रश्न, अब ये प्रश्न बहुत से बच्चों को आता हुआ, बट फिर भी उनमें से कईयों की गलती होगी। क्यों? क्योंकि वो जल्दबाजी करते हैं, जो प्रश्न आते हैं उनमें ओवर कॉन्फिडेंस दिखाते हैं और जल्दी से आंसर देते हैं और आगे चले जाते हैं, और जबकि प्रश्न गलत हो जाता है। तो इतना टाइम बचा करके आप क्या करेंगे, है ना? जब आपका प्रश्न ही गलत हो गया, है ना, तो इससे क्या किया आपने, वो टाइम भी बर्बाद किया जितना भी आपने 5-7 सेकंड भी इस क्वेश्चन को दिए। तो थोड़ा धैर्य भी रखना जरूरी है, ज्यादा भी टाइम हमें बचाने की नहीं सोचनी है ना। तो सी है जो गुणत्रय विभाग योग। उसके बाद में पुरुषोत्तम योग कहाँ है, ए के आगे है, ए में है, ए लिख दीजिए। देवासुर संपदा विभाग योग है, ये है बी, बी लिख दीजिए। इसके आगे श्रद्धात्रय विभाग योग जो है वो है डी, इसके आगे डी लिखिए। मोक्ष संन्यास योग है ई। अब इसमें सर्च कीजिए सी ए बी डी ई, सी ए बी डी ई, ये आपकी सीक्वेंस बन गई। ये जहां पर भी होगा वही ऑप्शन आपका राइट होगा। अब आपको कोई नहीं हिला सकता, अब ये प्रश्न कभी गलत नहीं हो सकता आपका। बट अगर आप सोच के करेंगे मन में तो गलत हो सकता है, इसलिए इसको लिख लीजिए। लिखने में 4-5 सेकंड और ज्यादा लिख जाएंगे वहां पर आप, और जितना साफ लिखने की क्या जरूरत है, थोड़ा थोड़ा लिखिए ना, है ना, हल्का हल्का लिख लीजिए और जल्दी जल्दी करके आगे बढ़िए। यहाँ पर तो क्योंकि मुझे समझाना होता है इसलिए टाइम लगता है। तो यहाँ पर सी ए बी डी ई, सी ए बी डी ई मुझे मिलता है ऑप्शन नंबर 4 में, और कहीं मुझे देखने की जरूरत नहीं है, चाहे कुछ भी हो, कोई ऑप्शन हो, मुझे बिल्कुल भी सोचने की जरूरत नहीं है। तो यही अपना ऑप्शन नंबर 4 जो है बिल्कुल 100% राइट ऑप्शन होगा। अब इस प्रश्न की हम ऑप्शन आईडी देख लेंगे अच्छे से। ऑप्शन आईडी अगर देखें तो 4 नंबर ऑप्शन आईडी है, इसका राइट होना चाहिए क्या है, 536228158820, ये जो है राइट है। यहाँ पर जो विद्यार्थी ने टिक किया है उधर हम ध्यान नहीं देंगे, यह बच्चे ने गलत टिक किया है। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं, 89 प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 89। महर्षि पतंजलि के अनुसार किसके ज्ञान से प्रकृति के गुणों में तृष्णा का सर्वथा अभाव हो जाता है? तो सिंपल प्रश्न है दोस्तों, अगर इसको आपने देखा है तो तत्परम पुरुष ख्यातिर गुण वै तृष्ण्यम, इस प्रकार का ये सूत्र है। और आप में से सभी, मुझे लगता है कि सभी इस प्रश्न सूत्र को पढ़ा होगा, क्योंकि प्रथम अध्याय में, और ये फेमस है काफी। वैराग्य का सूत्र है, वैराग्य कौन सा वाला वैराग्य, पर वैराग्य का सूत्र है, कि माने पर वैराग्य, तत्परम, है ना, तत्परम कहता उस पर वैराग्य, है ना। उस पर वैराग्य में क्या होता है कि पुरुष ख्यातिर गुण वै तृष्ण्यम, इस सूत्र को आप देख लेंगे फिर इसको देखेंगे मैं जो बोल रहा हूं, पुरुष ख्यातिर गुण वै तृष्ण्यम, कि पुरुष की ख्याति होने पर, है ना, गुणों में वितृष्णा माने तृष्णा का अभाव हो जाता है। प्रकृति के जो गुण हैं उनमें तृष्णा जो होती है माने प्यास जो होती है, उनके पीछे हम भागते रहते हैं प्रकृति गुणों, उनका सर्वथा अभाव हो जाता है, माने पूर्ण रूप से अभाव होता है। किसका ज्ञान होने पर, पुरुष का ज्ञान होने पर। तत्परम पुरुष ख्यातिर गुण वै तृष्ण्यम, है ना, गुण वै तृष्णा, गुणों की वै तृष्णा माने तृष्णा का अभाव हो जाना, बिना तृष्णा के हो जाता है। और गुण किसके होते हैं, प्रकृति के होते हैं। और किसके ज्ञान से होता है, पुरुष के ज्ञान से होता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा 1 जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा यहाँ पर, जो कि बच्चे ने बहुत अच्छे से प्रश्न इसको हैंडल किया है, ये भी बच्चे का भी आंसर इसमें राइट हो जाएगा। और हमारा जो ऑप्शन आईडी है वो क्या होगी, ऑप्शन नंबर 1 जो है हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा, जिसकी ऑप्शन आईडी जो है 536228155565, ये ऑप्शन आईडी बिल्कुल राइट हो जाएगा। माने पुरुष के ज्ञान से प्रकृति के सभी गुणों का अभाव हो जाता है, माने उनकी तृष्णा जो होती है, उनके पीछे जो भागा दौड़ लगी रहती है, उसका सर्वथा अभाव हो जाता है, जिससे उसे पर वैराग्य की संज्ञा दी गई है। पर वैराग्य, वैराग्य कितने हैं, 2 प्रकार से है, पर और अपर वैराग्य। पर वैराग्य और अपर वैराग्य, सबसे पहले कौन सा आता है, अपर वैराग्य, फिर आता है पर वैराग्य, ये भी ध्यान रखें। पर वैराग्य के 4 प्रकार हैं, कौन कौन से हैं, यतमान वैराग्य, फिर है यतमान व्यतिरेक, इसके बाद में एक इंद्रिय, और फिर वशीका। ये 4 वैराग्य है, इनको मैंने अच्छे से डिस्क्राइब कर दिया है आपकी, जब आप पोर्टल पर देखते हैं, वेबसाइट पर देखते हैं, तो आपको अच्छे से ये चारों का एक्सप्लेनेशन मिल जाता है। ये 4 वैराग्य, कई बार इनको क्रमानुसार रखना आ जाता है, तो इन चारों को रख लेंगे याद। और फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट वैराग्य होता है वो कौन सा होता है, पर वैराग्य। वशीकार वैराग्य कौन सा होगा यहाँ पर अगर पूछा जाए तो, देखे और सुने हुए में तृष्णा का अभाव हो जाना, दृष्टानुशरीफ की विषय वितृष्णस्य वशीकार संज्ञा वैराग्य है। तो ये जो है देखे और सुने हुए में तृष्णा का अभाव हो जाना वो है वशीकार, और प्रकृति के सभी गुणों में तृष्णा का अभाव होना वो है पर वैराग्य। होता कैसे है ये पर वैराग्य, जो होता है पुरुष के ख्याति होने से, माने पुरुष के ज्ञान से होता है, ये ध्यान रखेंगे। या 16वां सूत्र यहाँ पर यहां से प्रश्न आया है, तो ये भी हो गया। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 90, इस पार्ट का हमारा अंतिम प्रश्न। किन रसों की प्रधानता वाला आहार पित्तज प्रकृति एवं कफज प्रकृति
दोनों प्रकार के व्यक्तियों के लिए लाभदायक है। तो यहां पर दोस्तों मैंने आपके लिए एक टेबल बनवाई हुई है जो सबसे इजी है, प्रत्येक बच्चे को वो समझ में आ जाता है। वही टेबल आपको याद रखनी है और यहां से दोस्तों हमेशा ही 1 या 2 प्रश्न पक्का आते हैं। ऐसा कोई पेपर नहीं गया अभी तक 2017 जनवरी से लेकर के 2020 तक, हमेशा यहां से 2 या 3 प्रश्न, कम से कम 2 प्रश्न पक्का आए हैं। तो इसको तो टेबल को याद रख लेंगे तो अच्छी बात है। इसको पहले साफ कर दूं। तो टेबल में सबसे पहले जो आपको रसों के नाम याद होने चाहिए, मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त और कसाय, ये टेबल है दोस्तों, है ना। ये 6 रस इसी क्रम में याद रखेंगे तभी आपको फायदा मिलेगा। तो अब इसमें अगर हम देखें मेनली, तो जो पहले 3 रस हैं वो क्या है, कफ वर्धक है दोस्तों, कफ को बढ़ाने वाले हैं, वर्धक हैं, ठीक है। और जो अंतिम 3 रस है वो क्या है, वात वर्धक है, वात वर्धक है। ये बात अपनी क्लियर है, इतना आपको याद हो गया, क्लियर। बहुत से प्रश्नों का उत्तर आपको मिल गया यहाँ पर। अब देखते हैं बाकी के, और कौन सा त्रिदोष बचा, और बचता है आपका पित्त, 2 हो गए, कफ वर्धक और वात वर्धक दोनों हो गए। इसके बाद में बचता है आपका पित्त जो है। पित्त वर्धक कौन कौन से होंगे, अम्ल, लवण और कटु, इन तीनों को उठा लीजिए, ये जो है आपके पित्त वर्धक हैं दोस्तों। ये तीनों क्या है, पित्त वर्धक। तो यहां पर ये तीनों को ध्यान रखना है, तीनों जो हुए आपके क्या हुए, पित्त वर्धक। ये जो है ध्यान रखना है, पित्त वर्धक। बस इतने में आपका कंप्लीट, इतने में आपका जो प्रश्न है पूरा का पूरा कंप्लीट। अब कोई भी प्रश्न आ जाए, अब करना कैसे, सपोज आपसे पूछ लिया कि पित्त नाशक बताइए, तो वर्धक कौन से, अम्ल, लवण, कटु। तो नाशक कौन से होंगे, बाकी के 3, मधुर, तिक्त और कसाय जो है ये नाशक होंगे पित्त के, है ना। ऐसे ही पूछ लिया कफ नाशक बताइए, कफ वर्धक तो आपको पता लग गया कि पहले 3 मधुर, अम्ल, लवण जो है कफ वर्धक है, तो नाशक कौन से, कटु, तिक्त और कसाय नाशक है कफ के, है ना। ऐसे ही वात नाशक पूछ लिया, वर्धक पता लग गया कि कटु, तिक्त, कसाय जो है ये वर्धक हैं। नाशक कौन से होंगे, अम्ल, लवण, है ना, और आपका मधुर जो है ये वात नाशक होंगे। इस प्रकार से आपको 3 ही जो होते हैं वर्धक होते हैं, 3 रस ही आपके नाशक होते हैं, ये ध्यान रखना है। तो यहां पर हमें अगर उत्तर चूज करना है तो यहां पर हमारा राइट आंसर क्या होना चाहिए इस प्रश्न का, जो हमसे पूछा है, पित्त प्रकृति एवं कफ प्रकृति दोनों प्रकार के व्यक्तियों के लिए लाभदायक, माने कौन से दे सकते हैं हम। तो पित्त वालों को कौन सा दे सकते हैं, मधुर दे सकते हैं, तिक्त दे सकते हैं, कसाय, 3 ही दे सकते हैं। माने पित्त बढ़ाना नहीं है मेरे को, पित्त घटा हुआ है ना, पित्त तो ऑलरेडी उसका बढ़ा हुआ है, पित्त प्रकृति है तो ऑब्वियस सी बात है कि पित्त उसका बढ़ा हुआ है, तो हमें पित्त नहीं देना उसको, वो देना है जो उसके लिए लाभदायक हो, माने पित्त को घटा सके। तो मधुर, तिक्त और कसाय दे सकते हैं। परंतु समस्या ये है कि कफ भी, उस व्यक्ति की, कोई व्यक्ति है उसका कफ भी बढ़ा हुआ है, तो अब और कौन सा नहीं दे सकते, कफ के साथ में हम मधुर भी नहीं दे सकते, तो दे सकते हैं हम 2 ही रस दे सकते हैं, जिनको हम क्या क्या कह सकते हैं, तिक्त और कषाय। तिक्त जो है कफ का विनाश करेगा, पित्त का विनाश करेगा, और कषाय जो है वो भी कफ का नाश करेगा और पित्त का विनाश करेगा। तिक्त और कषाय ये दोनों हम रस दे सकते हैं। तो तिक्त और कषाय अगर हम देखें तो डी जो है और बी है वो हमें यहां बताया गया, डी और बी जो है हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो यहां पर हमारा जो ऑप्शन होगा वो कौन सा होगा, जहां पर बी और डी लिखा हो। बी और डी की बात करें तो ऑप्शन नंबर 3 जो है यहाँ पर बी और डी लिखा हुआ है, यहां इसे हम बिल्कुल राइट आंसर हम कह सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको ये ऐसे प्रश्न सोल्व करने तो ये टेबल इतनी सी याद कर लेना, आपके 90% प्रश्न ये सोल्व हो सकते हैं, है ना। ये सारे सारे सोल्व हो जाएंगे 90%, क्यों, क्योंकि 10% क्वेश्चन थोड़े होते हैं और टिपिकल पूछ लेता है एग्जामिनर, इनके गुण भी पूछ लेता है, तब बच्चा थोड़ा घबरा सकता है। उसको भी हमने सॉल्यूशन कर दिया है, अगर आप लाइव क्लास ज्वाइन करते हैं तो उसमें आपको सॉल्यूशन सभी के सभी पूरा जो आपका सिलेबस है वो पूरा करवाते हैं, है ना। तो हमारी 1 दिसंबर 2020 से हमारी लाइव क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं, तो अगर आप चाहें तो उसमें एनरोल कर सकते हैं, जिसमें आपको सारे के सारे 10 के 10 यूनिट की वीडियो रिकॉर्डेड फॉर्मेट में मिलती है, जो कि आपके लिए काफी हेल्पफुल होती है, और साथ में आपकी लाइव क्लासेस भी चलती है और आपको क्विज भी मिलते हैं। ये सारी की सारी चीजें मिलती है, तो आप अपना नेट या जेआरएफ जो भी आपकी इच्छा होती है उसको 100% आप सिक्योर कर सकते हैं दोस्तों, आपके लिए काफी फायदेमंद साबित होती है। तो इसी के साथ में इसकी जो क्वेश्चन आईडी है उसको भी आप नोट कर लेंगे नीचे, और जो ऑप्शन आईडी है ऑप्शन नंबर 3 जो है उसको भी आप ठीक कर लेंगे। तो यहां पर हमारा पेपर 2020 जो है नवंबर 2020 में जो हुआ है, होना था जून में, परंतु वो नवंबर 2020 में हुआ है किसी कारणवश ड्यू टू कोरोना, है ना। तो वो पेपर हमारा 90 क्वेश्चंस हमने उसके क्लियर कर दिए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, और अगर आपका कोई प्रश्न रह गया है दोस्तों तो आप उसका
कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, हमसे पूछ सकते हैं। और अगर आप क्लासेस को ज्वाइन करना चाहते हैं, पूरा कोर्स लेना चाहते हैं, तो आप ऊपर दिए गए फोन नंबर पर कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। अगर आप यूजीसी नेट जेआरएफ में तैयारी कर रहे हैं, ये मेरी वेबसाइट है जिस पर मैंने आपके लिए सारा का सारा कंटेंट 10 के 10 यूनिट डाल दिए हैं। वहां पर आप एक्सेस कर सकते हैं मेरे सारे के सारे 10 यूनिट्स को। वेबसाइट ओपन करेंगे तो आपको 10 यूनिट्स दिखाई देंगे। इनमें से जहां चाहें, जो चीज देखना चाहें वो देख सकते हैं इजीली। आप जैसे चाहें, जब चाहें, 24 घंटे कभी भी इनको एक्सेस कर सकते हैं। रिकॉर्डेड लेक्चर्स को एज ए नोट्स आगे पीछे करके देख सकते हैं। सबसे खास बात यह है कि इनमें आपको दिखाता रहेगा कि आपने कितना कर लिया है। ये देखिए, जैसे ऑरेंज लाइन हो चुकी है तो ऑरेंज लाइन आपको बताएगी कि आपको कब करना है, आगे कब पढ़ना है और कितना रह चुका है आपका सिलेबस, या आपने पूरा कवर कर लिया है। अगर आप इनको कर लेते हैं तो आपका 100% मैं मानता हूं नेट या जेआरएफ 100% दोस्तों पक्का हो जाएगा।